नमस्कार, न्यूज नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हम चर्चा करेंगे, जिस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे वो करेंगे कोरोना वायरस को, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस जो है पैर पसार रहा है। ऐसे में सूबे की सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जो पॉलिसीज है वो कितने काम आ रही हैं, लोग कितना उसका फायदा उठा पा रहे हैं। जिस तरह से तमाम पॉलिसीज का जो है उन्होंने शुरुआत की है कोरोना वायरस के चलते। ऐसे में हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पॉलिसी है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या वाकई वो पॉलिसी कोरोना संक्रमित लोगों या उनके परिवार के लिए काम में आ रही है, या फिर वो पॉलिसी सिर्फ हवा हवाई है। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। वैभव प्रकाश है, आप प्रवक्ता है, स्वागत है आपका वैभव जी। राहुल आनंद है, बीजेपी प्रवक्ता है, राहुल जी स्वागत है आपका। एडवोकेट नमस्कार। रंजन तोमर है, सोशल एक्टिविस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है शाहिद खान, मीडिया कांग्रेस पार्टी के हैं, आपका भी शाहिद जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नाउ पर। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल धन्यवाद। मेरा राहुल आनंद जी आपसे है, चूंकि लगातार आपकी सरकार, सूबे की सरकार इस कोविड के समय में काम कर रही है और काम लोगों को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं वो अलग बात है। ऐसे में मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से आपकी सरकार ने तमाम पॉलिसीज बनाई है, चाहे अंतिम संस्कार को लेकर हो, कोविड के समय में और भी वो पॉलिसी है, तो जानने की कोशिश करूंगा क्या वाकई वो पॉलिसी यूपी में दिख रही है या फिर नहीं। देखिए जावेद जी, सबसे अहम बात यह है कि अभी जो हमारे राज्य के ऊपर जो कष्ट का जो समय आया है वो हमारे अभी जी प्रतिकूल समय है, जिसमें हम जी युद्ध स्तर पर, खास कर कर युद्ध स्तर पर जनता के बीच में मदद भी पहुंचा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि हमारे जो विधायक गण भी हैं वो भी मदद करने के दरमियान संक्रमित हुए और दुर्भाग्यवश वो नहीं भी रहे हैं। लेकिन सोच मस्ट बी गोज ऑन। और है क्या कि तत्परता के साथ जो भी चरणबद्ध तरीके से जो भी बनाए गए हैं उपाय कि किस प्रकार से लोगों को सहायता की जाए, जैसे अंतिम संस्कारी हो या दवा से संबंधित हो या ऑक्सीजन संबंधित हो, उस सब पे खुद जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी युद्ध स्तर पे खुद 1-to-1 संवाद भी कर रहे हैं। आपने ये भी जाना होगा कि जब योगी आदित्यनाथ खुद भी संक्रमित हुए थे उस समय भी लोगों से और अपने राज्य की व्यवस्था को लेकर वो चिंतित थे। ये भी एक अच्छी बात है, ये दिखाती है कि हमारे मुख्यमंत्री की तत्परता कितनी है। खास करके जो गांव में जो संक्रमण फैला है वो उसके लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी तैयार की गई है जो 6000 के आसपास है। और एक सप्ताह के अंदर लगभग वो सारे राज्यों सारे गांव में जाकर जो 90,000 राजस्व गांव हैं, राज्य सरकार के जो मुख्य सचिव हैं नवनीत सहगल के माध्यम से उसमें लोग जाएंगे और वहां जाकर 1-to-1 टेस्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है, टेस्ट ट्रैक और ट्रीट, इस पे युद्ध स्तर पे कार्य हो रहा है और इसमें अन्य जनता का भी सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो अभी का जो समय है खास करके वो राजनीति से बचने का है और अपने राज्य को इस प्रतिकूल वातावरण से निकालकर एक अनुकूल वातावरण की तरफ ले जाने का है। जी वैभव जी कितना सहमत है आप राहुल जी की बात पर? क्या वाकई इनकी सरकार यूपी में काम कर रही है, जिस तरीके से तमाम पॉलिसीज बनाई है, क्या लोग इस पॉलिसी का इस कोविड के समय में, महामारी के समय में उन्हें थोड़ा भी लाभ मिल रहा है या फिर वही हवा हवाई है सिर्फ? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जावेद जी, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाजपा के लोग और भाजपा के मंत्री ये देश की जनता को बरगलाने की कोशिश क्यों कर रही है। आप जो टीवी पे 1-to-1 संवाद देख रहे हैं, आप जो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं योगी सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, वो एकदम अलग है और जमीनी हकीकत एकदम अलग है। सरकार की जो पॉलिसी है, जो हमारी प्रदेश सरकार, योगी सरकार है, उनकी जो पॉलिसी है वो तो शायद यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इन्होंने जो एक सबसे बड़ी पॉलिसी चलाई है वो सिर्फ ये है कि कैसे लोगों को अंतिम संस्कार में पूरी सुविधा प्रदान कराई जाए। यहाँ जान बचाने की कोई पॉलिसीज नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंतिम संस्कार की पॉलिसी ही चलाई जा रही है। ना लोगों के पास ऑक्सीजन मिल रहा है, ना उनको कंसंट्रेटर मिल रहा है, ना दवाइयां मिल रही हैं, कालाबाजारियां हो रही हैं। तो किस प्रकार की पॉलिसी की बात करते हैं भाजपा के प्रवक्ता? मैं ये जानना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं पॉलिसी का नाम बताएं। आप इस नेशनल टीवी पे आज नाम बताएं कि कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो प्रदेश सरकार ने जनता के सामने रखी है। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा कि कितनी पॉलिसीज केंद्र सरकार के पास है और कितनी पॉलिसीज
प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में जनता के लिए रखी हैं। मैं आपको बता दूं जावेद जी, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री भाजपा के फोन नहीं उठा रहे हैं इस समय। उन्होंने फोन बंद कर दिए हैं अपने, उनके सहायकों के फोन बंद हैं। अगर आप गुहार लगाएंगे तो आप किससे लगाएंगे? आपके प्रतिनिधि जो भाजपा सरकार के मंत्री हमारे प्रदेशों में हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अगर आप उनको फोन लगाएंगे तो उनके फोन बंद चली गई वो। दूसरी चीज, चली गई। भाजपा की ये हालत आज हो गई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन भाजपा के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों का। आज ये हालात है कि हमारे सांसदों से, हमारे विधायकों से, हमारी पार्टी के मंत्रियों से सांसद, विधायक और मंत्री भाजपा के मदद मांग रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे सांसदों से सिलेंडर लेकर के लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने परिवार की जान बचा रहे हैं। तो ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं, किस पॉलिसीज की बात कर रहे हैं हमारे साथी जो भाजपा के हैं? मैं जानना चाहता हूं कि एक भी पॉलिसी का नाम बताइए। मैंने आपको बताया अंतिम संस्कार के अलावा इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है जावेद जी। और रही बात, अगर आप बात करें कि कौन कौन सी पॉलिसीज है, उनपे क्या क्या सच्चाई है, तो ऐसी हजारों पॉलिसीज केंद्र सरकार ने देश के सामने रखी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। इसमें 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाने की बात कही गई थी। आज वो कहीं भी नजर नहीं आते। अगर आप मुझे एक भी वेलनेस सेंटर की फोटो दिखा देंगे, मैं अपना राजनीतिक करियर छोड़ दूंगा। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जानी थी। कोरोना काल में ये केंद्र सरकार ने वादा किया था कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ बनानी है, जिसके लिए उन्होंने WHO से मदद मांगी थी, मगर वो कोई भी लैब अभी तक सेटअप नहीं की गई। लैब तो बहुत दूर की बात है, ऑक्सीजन तक ही जनता को अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ब्लॉक जो है, हम तो आपको बता दें कि 3382 ब्लॉक्स हैं हमारे यहाँ, जहां पे हेल्थ सिस्टम को बनाना था। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना ने मार अपनी फैलाई है, जो हालात है आज ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत ही ज्यादा भयावह है, मगर कोई भी वेलनेस सेंटर, कोई भी पब्लिक हेल्थ यूनिट, कुछ भी आज अवेलेबल नहीं है गांव में। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल नहीं है। इन्होंने 602 ब्लॉक्स में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाने की बात कही थी, मगर आज कहीं भी क्रिटिकल केयर तो छोड़ दीजिए, छोटे सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे भी दवाइयां अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर जाते नहीं है। मगर भाजपा के प्रवक्ता नेशनल टीवी पे बैठ करके अंतिम संस्कार की पॉलिसी जनता को बता रहे हैं। आगे चलते हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। आप ये समझिए कि मोदी जी अच्छे दिन की बात लेकर के सरकार बनाई थी उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। आपके कहने का मतलब है इस सरकार में सिर्फ हवा हवा, ये कोई पॉलिसी नहीं है। एडवर्टीजमेंट पूरी तरह से किया जा रहा है, टीवी पे ऐड चलाए जा रहे हैं, मगर कोई भी पॉलिसी पर इसका उत्तर देना चाहूंगा। ठीक है राहुल जी की प्रतिक्रिया, उसके बाद अपने दूसरे मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं ये इनको वैभव जी को बता दूं, जो आपके प्रवक्ता हैं, ये एक अच्छे जानकारी और अच्छे संवाद कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन शायद ये भूल गए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरते वक्त ये अपनी सरकार के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। दिल्ली की स्थिति आपने देखी होगी, किस प्रकार से लोग झूठ बोलते हैं। 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिल जाता है और इनके मुख्यमंत्री केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, और ठीक चंद मिनटों बाद इनके विधायक जो इनके सलाहकार भी हैं वो कहते हैं कि 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। ये खुद तो असमंजस में पड़े हैं और केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोषी ठहराते हैं। चलो, विपक्ष का काम है निखारना। मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसे वातावरण पर राजनीति करना ये सही बात नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, आपने देखा होगा कि इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 809 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर जब क्रायोजेनिक टैंकर की बात आती है तो वहां फेल हो जाते हैं। इवन इन द RTI he has exposed about the no ventilator had been purchased in between 2020 to 2021. No one single ventilator bed has been purchased. ये बात करते हैं हमसे। चलो, ये RTI का खुलासा है जो मैं बात बता रहा हूं। दूसरी बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में पीएम केयर फंड के माध्यम से उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन जनरेट नहीं करता, ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन पीएम केयर फंड के माध्यम से अन्य राज्यों में के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही गई है, जो एक सराहनीय पहल है। और जो वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, तो मैं आपको आज का आंकड़ा बता देता हूं कोविड का, वैक्सीनेशन का। आज लगभग 1,45,282 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है और टोटल प्रदेश में 1,38,50,400 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है।
ये भी एक अच्छी बात है, जिसमें युद्ध स्तर पे जो 18 प्लस के जो लड़के थे उनके लिए भी कार्य किया जा रहा है। ये इनको नहीं दिखता है। मैं मानता हूं दूसरे पे उंगली उठाना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन आप अपने भी गिरबान में झांक कर देखिए कि क्या है। हमारे विधायक, 4 विधायक मरे हैं उत्तर प्रदेश के, जो काफी संवेदनशील मामला है, जो वीवीआईपी हैं, उसके बाद भी वो जनता के सेवा को समर्पित होते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया है। ये भी एक अच्छी बात है। और आप बताइए, जो आप विपक्ष में बैठे हैं, आपके लोग, कितने लोग संक्रमित हुए? आज तक कभी कोई मीडिया में नजर आया है? कभी नहीं। चाहे वो बात कांग्रेस की कर लो, चाहे वो आपकी बात कर लो, या सपा की बात कर लो, या अन्य पार्टियों की बात कर लो, लेकिन भाजपा का हर लोग जन सेवा में लगा है और उनकी सेवा में वो तत्पर है। और जहां तक स्कीम की बात है, तो उत्तर प्रदेश पूरे देश का एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जो नंबर 1 प्रदेश बनने की तरफ अग्रणीय है। ये भी बात आपको माननी होगी। जी रंजन जी कितना सहमत है आप? कितना तो सहमत है? मैं किसी से भी 100% सहमत नहीं हो सकता। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं अपनी बात अपने तरीके से रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश की, जहां तक आपने बात पूछी कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार की नीतियां आएंगे वैभव जी, आपके पास आएंगे, अभी आएंगे। चीते की चाल पर चलनी चाहिए थी, उसका समय है, जो कि नहीं चल रही है, बहुत धीमी गति से चल रही है। चूहे की चाल भी नहीं है, लेकिन कम से कम चीते की तो नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं गाँव में, एक गाँव में 15-15, 20-20 मौतें हो रही हैं। और एक सरकार को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, जहाँ फेलियर है वहां फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए और नए रास्ते तलाशने चाहिए कि हाँ, हमारी यहाँ गलतियां हुई हैं। जहाँ अच्छे कार्य हुए हैं वहां हम उनकी तारीफ भी करते हैं। कहीं कई जगह पे नोएडा प्राधिकरण जैसे क्षेत्र में, जहाँ नोएडा जैसे शहर है, वहाँ जो ऑक्सीजन की अब ये किल्लत है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उन्हें सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन हो रही है गाँव में। तो हम जहाँ पे सही कार्य कर रहे हैं वहां सही भी बोलेंगे। लेकिन जो राजनीतिक लोग होते हैं उनकी समस्या होती है कि वो दूसरों की आंखों का तिनका तो देख लेते हैं, पर अपनी आंखों का शहतीर नहीं देखते। अपनी गलतियां दोनों ही, जो हमारे या तीनों ही जो हमारी पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, अपनी गलतियों को देखें। बिल्कुल सही बात है कि हर किसी ने गलतियां इस समय तक की हैं, पर उन गलतियों से सीखने का हमारे पास समय नहीं है। हम बहुत धीमी चाल में चल रहे हैं, उन गलतियों को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और बदलाव के प्रति प्रयास जारी रखने चाहिए, जैसे कि कुछ चीजों में हुआ है और बहुत जगह नहीं हुआ। ठीक है रंजन जी, शाहिद जी का रुख करूंगा। नेता कांग्रेस पार्टी से हैं आप। शाहिद जी, जिस तरह से सूबे की सरकार पॉलिसी को लेकर बात कर रही है कि कोरोना संक्रमित कोविड काल के समय में जो आपदा पसरी हुई है, ऐसे में गांव में भी अभी आपदा समा गई है। एक हिसाब से चारों तरफ मातम पसरे हुए हैं, जगह जगह से 5-6, 10-11 इस तरीके से लाशें निकलकर सामने आ रही हैं कोरोना संक्रमित होने के बाद। क्या लगता है, वाकई ये सरकार पॉलिसी प्रोवाइड करा रही है, या फिर वैसे ही जिस तरह से राहुल जी ने कहा हमारी सरकार काम कर रही है? आपको क्या लगता है? के लिए धन्यवाद देना जी चाहता हूँ। जी दूसरी बात यह है कि जो बात कर रहे हैं बीजेपी के हमारे प्रवक्ता, ये बिल्कुल हवाई बात कर रहे हैं। अभी हमारे रंजन जी ने बोला था नोएडा की बात, नोएडा के भी गांव ऐसे हैं जावेद भाई जहां पे अभी तक टेस्टिंग चालू नहीं हुई है, मतलब कोविड टेस्टिंग चालू नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर पहले एक नोएडा महानगर के, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके प्रवक्ता, उनका फोन आया था मेरे पास अथॉरिटी से कि आपके यहाँ कितने लोग मर गए। तो मैंने उनको बताया सर 20 लोग मर गए हमारे यहाँ। तो उन्होंने पूछा कि उनकी कोविड रिपोर्ट है। अरे कोविड रिपोर्ट तो जब होगी कि जब टेस्टिंग हुई होगी। आप बताइए गलत कह रहा हूं तो? यहाँ के बीजेपी के महानुभाव और आम आदमी पार्टी के महानुभाव यहाँ के दिमाग बांट रहे हैं हम लोगों में, वो दिल्ली को देखें। और रंजन जी एक बात कह रहे थे कि तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं, तीनों पार्टी के लोगों को अपनी तरफ देखना चाहिए। मैं उनको एक बात याद दिला दूं, अगर कांग्रेस 70 साल काम नहीं करती तो आज आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, आज आपको एक हॉस्पिटल नहीं मिलता, आज आपको मिलते तो शौचालय मिलते। जिस तरीके से इन पार्टियों ने इन तरीके से शौचालयों पे फोकस किया, मैं कहता हूं शौचालय पे फोकस करना है तो मेडिकल पे फोकस करिए। हमारे बीजेपी के प्रवक्ताएं वो डिटेल तो लेके आए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने ऑक्सीजन सेंटर बनाए, कितने अस्पताल बेचे, कितनी रेलवे बेच दिया, हर चीज को। आज भी कोरोना काल में बैंकों को बेचने पे लगे हुए। इन लोगों को तो न्यूज चैनल पे माफी मांगनी चाहिए पब्लिकली आगे कि हम फेल हो गए, हमारे योगी जी फेल, हमारे मोदी जी फेल। अच्छा आप एक बात बताइए जावेद जी, जब कोरोना, जब मैं इसका जवाब चाहूंगा सभी लोगों से, जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी जवाब चाहूंगा। जब हम लॉकडाउन की मना कर रहे थे कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, तो लॉकडाउन ठोक दिया आंख बंद करके। आज पूरा देश लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट,
सबके सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई लॉकडाउन लगाइए, लॉकडाउन लगाइए। आज कौन सी इनकी नानी मर रही है? आज क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि इसको समाज की, जनता की, देश की चिंता ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन जीतो, इलेक्शन हारो, इलेक्शन जीतो, इलेक्शन हारो। पूरी की पूरी सरकार बंगाल में पड़ी रही है। शर्म नहीं है इनको? इन्होंने ऐसे आपातकाल में इलेक्शन सही है, आपने अहम बात कही, बिल्कुल अहम बात कही, बहुत अहम बात कही। चाहिए सबसे पहले जावेद भाई, जो मैंने पॉइंट उठाए अस्पतालों की। ठीक है, राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं? राहुल जी आपको प्रतिक्रिया देंगे। राहुल जी। जावेद भाई ने जितना, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जितनी बातें की हैं बस अपने 70 साल का फ्रस्ट्रेशन को बताया है। मैं इनको क्लियर कर दूं, 162 ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड के माध्यम से लगाने के लिए कहा गया था, जिसमें आपके महाराष्ट्र को पैसे आवंटन किए गए थे, वो नहीं लगाए, वो नहीं लगा। श्रीमान, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी बात को समाप्त होने दीजिए, मेरी बात को समाप्त होने दीजिए, मेरी बात को समाप्त होने दीजिए। आपके पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, मैं आपको बता देता हूं, मैं डाटा लेकर बैठता हूं। जावेद भाई, उड़ते तोते को कहिए चुप रहने के लिए, उड़ते तोते को कहिए चुप रहने के लिए, फिर मैं अपनी बातों को रख पाऊंगा। अगर इस तरह से तोता बीच मुड़ेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा इनको। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बीच में नहीं टोकना चाहिए, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस के शासनकाल में कितने एम्स बने और भाजपा के शासनकाल में कितने एम्स बने। नेहरू जी ने 18 वर्ष शासन किया, 1 एम्स बनाया। इंदिरा राजीव जी ने 19 वर्ष शासन किया, 0 एम्स बनाया। अटल जी ने 5 वर्ष में 6 एम्स बनाया। मनमोहन जी ने 10 वर्ष में 1 एम्स बनाया और मोदी जी ने 7 वर्ष में 14 एम्स बनाया। ये आंकड़ा है, आप देख लीजिए। दूसरी बात मैं बता दूं, आपने लॉकडाउन के बारे में कहा, मैं आ रहा हूं भाई, आप झूठी हंसी मत कीजिए, मैं आ रहा हूं। आपने लॉकडाउन के लिए कहा, तो 17 मार्च 2021 का एक वीडियो है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेकंड वेव आ रहा है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लॉकडाउन लगा सकते हैं। तो मुख्यमंत्रियों से क्यों चुप हुई? अगर इसके पहले जब केंद्र ने लॉकडाउन लगाया था तो यह सही है कि आपने ही आलोचना किया था, आपकी विपक्ष ने सबसे ज्यादा आलोचना किया था कि लॉकडाउन लगाकर देश की आर्थिक स्थिति को उन्होंने खराब कर दिया। अभी राहुल गांधी जी ने 5 दिन पहले ही कहा था कि मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं। फिर कल के पेपर में उनका आया था कि लॉकडाउन लगाए बिना स्थिति नहीं संभलेगी। तो पहले तो कांग्रेस ही पार्टी कंफ्यूज्ड है कि उसको किसके साथ रहना है। अब मैं बताता हूं इलेक्शन पे, आपने कहा इलेक्शन को लेकर, तो इलेक्शन का अधिकार चुनाव आयोग का होता है, वो चुनाव आयोग डिसाइड करती है। उसमें कांग्रेस भी सम्मिलित थी, कांग्रेस के भी लोग आसाम में जाकर प्रचार कर रहे थे, जिसमें राहुल जी थे और जिसमें प्रियंका जी थी। उन्होंने क्यों नहीं कहा उस वक्त कि हमें इलेक्शन नहीं करनी चाहिए? उन्होंने तब कहा जब वो उनको लगा कि अब मैं चुनाव हारने जा रहा हूं। इसलिए इलेक्शन में प्रदर्शन बीजेपी का बेहतर रहा है और जनता बीजेपी के साथ रही है। मैं बताता हूं, राहुल जी, ठीक है राहुल जी, वैभव जी का रुख करेंगे। वैभव जी आपकी प्रतिक्रिया। जावेद जी, पहली चीज तो मैं अपने साथी राहुल जी को बता दूं कि शायद जिस तरह से योगी सरकार आंकड़े दिखाती है और छुपाती कुछ है, उसके लिए मैं सच्चाई शुरुआत करूंगा। जो इन्होंने कहा कि हमारे सिर्फ 4 विधायक मरे, बड़ी आसानी से इन्होंने ये शब्द कह दिए, 4 विधायक मरे। ये है सच्चाई। 6 लोग तो परसों की डेट तक जिन्होंने मृत्यु की गाल में समा गए, ये 6 लोग हैं। शायद इन्हें नाम भी नहीं पता होंगे, मैं इनको नाम अभी नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूं गूगल कर ले। फिर मैं आता हूं, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो प्रदेश सरकार नहीं बनाती है। बिल्कुल सही बात है, प्रदेश सरकार कोई ऑक्सीजन नहीं बनाती है। पहली चीज, ऑक्सीजन प्रदेश तो नहीं बनाता, लेकिन हमारे प्रदेशों में शायद इन्हें जानकारी नहीं है, ऐसे छोटे बड़े कई सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। अगर ये सही समय पे जाग जाते अपनी सुप्तावस्था से, तो आज उन छोटे छोटी इंडस्ट्रीज, उन छोटी छोटी फैक्ट्रीज में जो ऑक्सीजन जनरेट होती है, जो वायु से ऑक्सीजन बनाई जाती है, आज ये इस्तेमाल मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पे कर लेते हैं। मगर शायद पढ़े लिखे कम होने की वजह से इनको नॉलेज नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। वैक्सीनेशन की बात सर ने कही कि आज हमारे देश में लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीनेशन में जो हमारी सरकार है वो कैसे काम कर रही है, मैं आपको बता दूं। 35,000 करोड़, आप समझ सकते हैं, 35,000 करोड़ अलॉट किया है सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए। मुझे इस बात पे ताली बजानी चाहिए। उसके बाद वो खुद
स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, सरकारों से कह रही है, प्रदेश की सरकारों से, कि आप अपने हिसाब से रेट लिस्ट तय कर लीजिए। कहीं 500 रुपए है, कहीं 450 रुपए, कहीं 600 रुपए है। अमेरिका जैसा बड़ा और पूंजीवादी देश अपनी सारी जनता को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। ये कैसा देश है? ये कैसे देश की जनता है? ये कैसे देश के सेवक हैं जिन्होंने 35,000 करोड़ भी अलॉट कर दिया और प्रदेशों से कहते हैं कि अपने हिसाब से रेट लिस्ट तय कर लीजिए। आगे बढ़ता हूं, जो आप बात कर रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड की बात करी, जिससे इन्होंने बताया कि कई कई ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। मुझे वो ऑक्सीजन प्लांट की फोटो दिखा दें आप, मुझे बता दें कि पीएम केयर्स फंड से खरीदा गया वेंटिलेटर कहां है। आज की खबर है, मथुरा के किसी गांव में पीएम केयर्स का वेंटिलेटर जो है वो अस्पताल के कमरे में बंद पड़ा हुआ है, धूल खा रहा है। ये है पीएम केयर्स फंड की असली सच्चाई। उन्होंने पैसे का गबन किया है। आगे बढ़ते हैं। सर ने, राहुल जी ने बताया कि 14 एम्स अस्पताल बनाए हैं। मैं जानना चाहूंगा वो 14 एम्स अस्पतालों के नाम बता सकते हैं कौन से शहरों में है? इन्होंने 14 बोला सर, उन्होंने 14 बोला। मैं 14 उन एम्स के नाम जानना चाहूंगा। एक्चुअली सच्चाई तो यह है कि योगी सरकार का एक बहुत बढ़िया खेल उन्होंने अपना लिया है कि जो भी सामान पहले हो उसमें नया स्टिकर चिपका करके उसको बेच दो। नाम बदलने का उनका खेल चलता रहता है। ये जितने एम्स के अस्पताल हैं पहले किसी सरकार ने बनाए, इन्होंने अपना स्टिकर चिपकाया और बेच दिया जनता को कि ये देखिए हमने 14 एम्स के अस्पताल बनाए हैं। अब बात करते हैं कि दिल्ली सरकार की इन्होंने कही, तो दिल्ली सरकार पे मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल जी, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने अपने लैपटॉप तो सामने खोल के रखा हुआ है मगर आप उसमें ढूंढ नहीं पाएंगे गूगल पे। मैं बता रहा हूं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। वर्ल्ड क्लास वैक्सीनेशन दिल्ली सरकार ने अपनाया है। दिल्ली ने सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन की सुविधा कर रखी है। आज अगर आप ट्विटर उठाएंगे तो आपको ऐसे कई बड़े बड़े नेता, कई अभिनेता और कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने ट्विटर पे अच्छी और सुंदर वर्ल्ड क्लास वैक्सीनेशन की फोटो डाली हुई है। फिर उसके बाद मैं आता हूं कि हमारी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक चलाए हुए थे। मोहल्ला क्लिनिक बहुत पहले बना दिए गए थे। देखा देखी प्रदेश सरकार ने भी पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के लिए बात की थी मगर आज तक पब्लिक हेल्थ यूनिट नहीं बनी। आज हमारी मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीनेशन चालू है। हर इलाकों के जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पे वैक्सीनेशन हो रहा है। ये सच्चाई है हमारे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की। कहीं ऑक्सीजन नहीं है। बहुत दुख की बात है कि इस समय हम लोग जिस तरह से तड़प रहे हैं अपनों के लिए, अपनों की जान बचाने के लिए। ठीक है वैभव जी, रंजन जी का रुख करेंगे। रंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रंजन जी, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से वैभव जी ने अभी ये बात कही कि दिल्ली सरकार भी लगातार काम कर रही है, क्योंकि आप तो राजधानी दिल्ली के सारे हालात देख ही रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वाकई ही ये पार्टी, जो पार्टियां हैं चाहे यूपी की हो या फिर राजधानी दिल्ली की हो, बाकी कार्यरत है, काम कर रही है, या फिर वैसे ही स्क्रीन पर सिर्फ बोला जा रहा है, सिर्फ भौकाल बनाया जा रहा है? जी मैं एक अपने बारे में बता दूं। मैं संविधान का छात्र हूँ, पीएचडी फिलहाल मैं कर रहा हूँ एलएलएम करने के बाद, एलएलबी करने के बाद। तो संविधान के नजरिए से मैं बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप तीनों हमारे जो महानुभाव बैठे हैं वो सुने। पहली बात तो जो हेल्थ है वो एक स्टेट का इशू है, यानी राज्य का इशू है। यानी राज्य की जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र में अस्पताल बनाने की, अपने राज्य में जो हेल्थ से संबंधित सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी है, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो वायरस संबंधी बीमारियां होती हैं ये बहुत पहले से हमारे साथ 1919 में भी आई थी। उसके बाद लगातार कॉन्फ्रेंसेस हुई। बहुत साल जब देश आजाद हुआ तब भी दुनिया में हमेशा इसके बारे में परिचर्चा होती रही है। कभी ओबामा ने, आप अगर उठा के देखेंगे रिकॉर्ड्स में, तो उन्होंने ये बार बार कहा है कि इस तरीके की बीमारियां कभी भी हमें हिट कर सकती हैं और हमें तैयार रहना होगा। उसमें ऑक्सीजन वगैरह की रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट, इस बारे में हमारे हमेशा हमें आगाह किया गया। तो ये सबसे बड़ी बात जो अभी सबसे पहले हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कही कि हमने 70 साल में इतने अस्पताल बना दिए, और जिसके कारण से आज जहाँ पे जो हमारे मरीज हैं वो एडमिट हो रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर गांव में, उत्तर प्रदेश में आप अगर जाएं, नोएडा से आगे ही आप अगर चले जाएंगे, बुलंदशहर से आगे मेरठ या आगे के जितने भी जिले हैं, वहां लोग गाँव में तड़प तड़प के अपने गाँव में 40, लखनऊ के अभी रिपोर्ट आई, लखनऊ के पास ही गाँव में 40 से 45 लोग एक एक गाँव में मर रहे हैं। तो वहां कहाँ है आपके 70 साल में जो इतने सारे अस्पताल बनाए गए? पहली बात। दूसरी चीज,
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ऑक्सीजन के बारे में इतनी सारी बातें। चलिए ठीक है रंजन जी, आपने बहुत अहम बात कही। तीनों की सर, मैं जी रंजन जी, बिल्कुल दिल्ली में रंजन ये जी। ऑक्सीजन का नहीं करवा पा रहे, और बीजेपी जो बार बार कह रही है, बीजेपी अपने तरीके से फेल है, कांग्रेस अपने तरीके से फेल है, सबने अपनी तरीके से फेलियर्स किए हैं। पर क्या ये समय इन फेलियर्स को गिनवाने का है? आप इन चीजों पे ध्यान दें, केंद्रित करें, तीनों को अपनी अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उसके बाद आगे की बात करनी चाहिए, दूसरों से सवाल करने चाहिए। ठीक है। आखिरी प्रतिक्रिया शाहिद जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, वक्त का अभाव है। देखिए हमारे, हाँ कोई बात नहीं, हमारे रंजन जी बड़े वरिष्ठ हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया। मैं इनको बता दूं कि यूपी में कांग्रेस की सरकार पिछले 32 साल से नहीं है, और आज भी हम जितनी सेवा हमसे हो रही है वो हम कर रहे हैं। दादरी में अभी भी हम लोग वहां पे लगे हुए हैं। आपको रंजन जी बेहतर होता कि आप ये पूछते कि जिन लोगों ने ढिंढोरा 70 साल में हमने देश की सरकार के बारे में बताया था सर, मैंने उसके बारे में। ये चैनल शायद सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं इस समय। और आपके जो सरकार है 70 साल जरूर, आपने ही कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। 70 साल का आपने ही विषय जो है उठाया था, मैंने नहीं उठाया था। वो राज्य सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में। आपको बहुत बड़े एनालिसिस हैं, तो आपको आज के हिसाब से बात करनी चाहिए। आज बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक ऑनलाइन मैंने बीजेपी को खुद कहा कि फेल है, और बीजेपी के विधायक सभी, हर किसी को 100% गलत नहीं कहा जा सकता। हमने ठीक है शाहिद जी, आखिरी प्रतिक्रिया राहुल जी आपकी। विधायक फोन उठा रहे हैं और उन्होंने भी कार्य करे हैं, और हर पार्टी के विधायक काम कर रहे हैं, कांग्रेस के भी कर रहे हैं विधायक। राहुल जी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। बीजेपी हाँ देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि जो ऑक्सीजन की बात इन्होंने की थी आम आदमी पार्टी के लोग, तो कम शब्दों में राहुल जी, कम शब्दों में, हाँ मैं बस कम शब्दों में बता रहा हूँ। वो गूगल करके देख ले, 40 जगह पे ऑलरेडी लग चुके हैं। और इन्होंने एम्स की बात की थी, तो मैं इनको बता देता हूं कि एम्स नागपुर 2018, एम्स मलांगिरी 2018, एम्स गोरखपुर 2019, खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं ये। एम्स तेलंगाना 2019, एम्स बठिंडा 2019, एम्स कल्याणी 2019, एम्स देवघर 2019, एम्स मधुगिरी तमिलनाडु, एम्स राजकोट, एम्स विजयपुर, एम्स बिलासपुर, एम्स जम्मू कश्मीर में 2 रीजन में। इतने सारे एम्स हैं, 16 एम्स है, गिन लीजिएगा। एम्स दरभंगा जो बिहार में बना है, एम्स रेवाड़ी जो हरियाणा में है। इसलिए मैं बता रहा हूं, सरकार की तत्परता होनी चाहिए कार्यों को करने की, ना कि आलोचना करने की। सरकार का आलोचना करना अच्छी बात है, लेकिन अभी जो आप लोगों को जो टूलकिट मिल गया है, वो मोदी सरकार को बस नीचे दिखाने का टूलकिट मिला है। इसके लिए मैं आपका जरूर सराहना करता हूं, क्योंकि ये हर वक्त विदेशी मीडिया का गुण गाते हैं, और ये गाएंगे। और अपने देश के अंदर क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। अपने देश के अंदर 1 साल के अंदर वैक्सीन बना लिया गया। ठीक है राहुल जी, उपलब्धता है। ठीक है राहुल जी, अपने यारों को बेच भी वैभव जी आखिरी प्रतिक्रिया। अपने दोस्तों को ही बेच सर, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं राहुल आनंद जी, अगर आपकी सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, तो आप करते क्यों नहीं है? आज हमारे देश में इतने लोग क्यों मर रहे हैं? आप उसको करिए ना, आप उसको जनता तक पहुंचाइए। खैर, मैं आपको एक छोटी सी चीज और जानकारी दे दूं राहुल जी, आपको नहीं पता होगा। जावेद जी, हमारी सरकार ने जब कोरोना काल शुरू हुआ तो उसके बाद कई सारी पॉलिसीज, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बैठे हैं बात करने पे, उस पर काफी सारी चीजें शुरू की थी। इन्होंने 500 रुपए सभी 19 करोड़ 86 लाख महिलाओं को देने का वादा किया था, जो कि नहीं दिया गया। एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया गया था, 8 करोड़ गरीब परिवार को नहीं पहुंचा। आज भी वो लकड़ी जला करके खाना बना रहे हैं। 1000 सीनियर सिटीजन को सुविधाएं देने की बात की गई थी। आज सीनियर सिटीजन जितने अस्पताल जाते हैं, ऑक्सीजन ही नहीं पा रहे हैं, बिस्तर ही नहीं है, जमीन पर तड़प के मर जाते हैं। 11 अप्रैल को इन्होंने 28,256 करोड़ का प्रधानमंत्री कोष बनाया था इन्होंने। उसका पैसा कहां है किसी को कुछ नहीं पता है। 50,000 करोड़ गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए इन्होंने अलॉट किया था। आज गरीब कुल मिलाकर वैभव जी हवा ये है, कुछ नहीं आपके सारा हवा ये। जावेद जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, प्रदेश की योगी सरकार और मोदी जी की सरकार है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट की बजाय इवेंट मैनेजमेंट में पूरा ध्यान दे रही है, एडवर्टाइजमेंट में पूरा ध्यान दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने अपने सुझाव रखने के लिए। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने अपने सुझाव रखे। चूंकि लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जो कोविड महामारी चल रही है, ऐसे में लोगों के बुरे हाल है, चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम गाँव में ये कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है। तमाम जो प्रवक्ता थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव रखे।
दूसरी पार्टियों पर निशाना भी साधा। अब ये देखने वाली बात ये है आखिर कब तक इस कोरोना पर रोकथाम लगाई जाती है, या फिर जो सूबे की सरकार ने पॉलिसी बनाई है वाकई ये पॉलिसी लाभदायक है या फिर बिल्कुल हवा हवाई है, ये देखने वाली बात होगी। आप हमें दीजिए इजाजत, बकाया हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए न्यूज़ नाउ।